एपिसोड 83 बचपन का प्यार। राठौड़ मेंशन। अभय को पूरा निचोड़कर अब आयशा के दिल को ठंडक मिली। शॉपिंग करने के बाद आयशा, अभय, अनिरुद्ध और अनुभव ये सब राठौड़ मेंशन पहुँचे। पूरे रास्ते आयशा ने अभय से कोई बात नहीं करी। वो सिर्फ उसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज़ थी। मेंशन में दाखिल होते ही वो सबके सब शॉक्ड हो गए क्योंकि हॉल में राठौड़ खानदान मौजूद था, साथ में गोयनका खानदान और ठाकुर खानदान भी। लो, आ गए हमारे बच्चे, केतकी खुश होते हुए बोली तो सबकी नज़र उन चारों पर पड़ी। ठाकुर खानदान की नज़रें तो सिर्फ आयशा पर ही अटकी हुई थी कि आखिर उसका पहनावा क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, वगैरह वगैरह। केतकी चलकर आयशा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल के सेंटर में ले आई। राजा सा, रानी सा, ये है हमारी बहू, हमारे अभय की बीवी। अभय की तो जान बसती है आयशा में। केतकी आयशा का हाथ स्क्वीज़ करते हुए बोली, मगर असल में तो केतकी उसे कुछ इशारा दे रही थी। आयशा भी तुरंत केतकी का इशारा समझ गई। केतकी ने आयशा का परिचय कराया तो उसने बारी बारी सबका आशीर्वाद लिया। फिर केतकी ने ठाकुर खानदान के उन सदस्यों का परिचय आयशा से करवाया जो उसके हम उम्र थे। आयशा, ये कुसुम है, राजा साहब की बड़ी पोती। केतकी ने सबसे पहले कुसुम का परिचय आयशा से करवाया, मगर आयशा ने कुसुम के बारे में जानने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और ये है गायत्री, कुसुम की छोटी बहन। फिर उसने गायत्री का परिचय आयशा से करवाया, लेकिन गायत्री ने आयशा को देखकर ही मुंह दूसरी दिशा में फेर लिया। ऐसे ही करके केतकी ने आयशा को पूरे ठाकुर खानदान से मिलवाया। तभी सावित्री आयशा को ताना मारते हुए केतकी चाची से बोली, वैसे केतकी बहन, हमारे राजस्थान की औरतों का रहन सहन और परंपरा तो ऐसा नहीं है। ये कटा फटा बिना बाजू वाला सूट, सिर पर चुन्नी नहीं, बड़े अजीब संस्कार हो गए हैं आजकल की बिंदनियों के। इससे पहले कि केतकी सावित्री को ताने का कोई जवाब दे पाती, बीच में जानकी बोली, हमारी बिंदनी राजस्थान से ना है, पंजाबी है। जानकी देवी का जवाब सुनकर सबके सब हैरान रह गए। ओह, तो अभय को राजस्थान में लड़की नहीं मिल रही थी क्या, जो जनाब सीधा पंजाब की लड़की ले आए? सावित्री ने आयशा को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहा। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, दरवाजे पर खड़ी मंजीत की आवाज़ आई, तुम इतना अनजान क्यों बन रही हो सावित्री, जैसे कि तुम हकीकत जानती ही नहीं हो। सभी ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा कि मंजीत, राजवीर और सायशा खड़े थे, हाथ में बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स एंड स्वीट्स के साथ। आयशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपना पर्स अनुभव को थमाकर दरवाजे की ओर भागी और राजवीर के गले लग गई, फिर अपनी माँ और अपनी बहन की भी। मम्मी, पापा, कोको, आप तीनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोग आ रहे हैं? आयशा ने नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए कहा। एक्चुअली हमें जीजू का कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि क्या तू चंडीगढ़ आई है, तो मम्मी और पापा को टेंशन हो गई तुझे लेकर, इसीलिए हम यहाँ आ गए। सायशा ने आयशा से आधी बात सही कही और आधी बात झूठ। आयशा ने नज़र घुमाकर अभय की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। अभय भी दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपने इन लॉज की ब्लेसिंग्स ली और अपनी साली को साइड हक किया। आइए, अभय ने बड़े ही सम्मानपूर्वक बेदी परिवार को घर के अंदर आने के लिए कहा। सावित्री और बाकी सब मंजीत को देखकर मुंह बनाने लगे क्योंकि उन लोगों को मंजीत और बेदी परिवार फूटी आँख पसंद नहीं था। दिखावे के लिए ही सही, मगर राठौड़ खानदान के हर एक सदस्य ने बेदी परिवार से मुलाकात करी।
जानकी देवी ने भी उन्हें काफ़ी सम्मान दिया। तभी दीपशिखा बोली, मंजीत, दीदा अमानत करन नहीं आए? मंजीत मुस्कुराते हुए बोली, आए हैं ना। वो तीनों एयरपोर्ट से सीधा बेदी मेंशन चले गए। वो दरअसल मम्मी जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो दोनों बच्चे उन्हें घर ले गए। मंजीत बेटा, काफ़ी लंबे समय के बाद राजस्थान लौटी हो तुम। बहुत याद आती थी हमें तुम्हारी। राजा रणजीत सिंह ठाकुर बोले, मगर रानी कल्याणी देवी मुंह बनाने लगी। जी वो समय ही नहीं लग पाया कभी राजस्थान वापस लौटने का। मंजीत ने बस इतना ही जवाब दिया तो सावित्री और अयोध्या गोइनका यानी कि जानकी देवी की बेटी दोनों एक साथ बोले, ओह, अब इतना भी क्या बिजी रही तुम इतने साल जो तुम्हें राजस्थान आने का समय ही नहीं लग पाया। आखिर झूठ तो मत बोलो, सब जानते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार क्यों नहीं आया राजस्थान इतने सालों तक। एक पल में ही हॉल का माहौल गर्म हो गया। तभी अधिराज खांसते हुए, आप लोग पुरानी बीती बातें क्यों याद करने लगे? बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, थोड़ा उनके हिसाब की बातें करो। अधिराज ये बातें अपनी बहन आराध्या को खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रहा था, तो वो चुप हो गई। मामा साहब, हमें भी तो बताइए, आखिर मंजीत आंटी और उनकी फैमिली आप सब कैसे जानते हैं? खुशबू गोयनका, आराध्या की बेटी बोली। बेटा आज नहीं, फिर कभी। अधिराज ने बात को टाल दिया। मगर अभय और अनिरुद्ध ये दोनों हकीकत जानते थे। आधी अधूरी हकीकत ही सही, मगर दोनों को सावित्री और आराध्या बुआ की बातों का इशारा साफ समझ में आ चुका था। अरे बातों ही बातों में हम सब ये तो भूल ही गए कि हम सबके सब यहाँ क्यों आए हैं। केतकी बोली तो आयशा उत्साहित होते हुए बोली, मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं क्या सबके सब? आयशा की आवाज़ सुनते ही आराध्या और सावित्री का मुंह फिर से बन गया। उन दोनों को ही आयशा बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और उसका बोलना भी पसंद नहीं आ रहा था। आराध्या हमेशा से ही कुसुम की शादी अभय के साथ करवाना चाहती थी, मगर अभय ने कभी भी किसी को नहीं सुनी ही नहीं और आखिरकार अपने ही मन की करी आयशा से शादी कर कर। किस खुशी में आएंगे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स? सावित्री ने आयशा का मुंह झाड़ दिया। सावित्री, ये क्या तरीका है बात करने का बच्ची के साथ में? राजा रणजीत सिंह ने अपनी बहू को सबके सामने डांट दिया। हाँ लाडो, थारे वास्ते बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं सबके सब। थारी पहली दिवाली है ना शादी के बाद, इस वास्ते। जानकी ने आयशा को बड़े ही मीठे स्वर में कहा, मगर सावित्री को ये बात हजम ही नहीं हो पा रही थी। दादी सा, गिफ्ट नहीं होता है, गिफ्ट होता है। सायशा ने जानकी को करेक्ट किया तो जानकी ने उसे ज़बरदस्ती की मुस्कान दे दी। उसके बाद किट की 4 हेल्पर्स के साथ हॉल में बहुत सारे गिफ्ट्स ले आई। हमारी बहू की पहली दिवाली है, तो उसके लिए उसका ये पहला त्यौहार बहुत ख़ास होना चाहिए। केतकी बोली आयशा को साइड हक करते हुए। ये सारे गिफ्ट्स? केतकी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तभी आयशा बोली, ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए है ना चाची साहब? हाँ जी, सब आपके हैं। केतकी ने आयशा के माथे को प्यार से चूम लिया तो कुसुम को बुरा लग गया, क्योंकि सबके सब आयशा को ही प्यार कर रहे थे। सिर्फ उसके ही बारे में पूरे हॉल में बातें हो रही थी। चाची, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है? अनुभव बोला तो आयशा उसका मजाक बनाने लगी। अनुभव भैया, गिफ्ट्स तो सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए थोड़ी। जानकी देवी हंसते हुए बोली, हाँ छोरा, थारे वास्ते भी हैं गिफ्ट्स। तो अनुभव हंसते हुए बोला, दादी साहब, गिफ्ट्स होता है, गिफ्ट्स नहीं। हाँ हाँ वही। जानकी थके हुए स्वर में बोली। आयशा जानकी के चेहरे पर थकान नोटिस कर लिया था, तो अपनी इमेज को और अच्छा करने के लिए बोली, दादी साहब, आप काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं?
जानकी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो आयशा उठकर जाने को हुई, तभी कुसुम भी उठ गई और बोली, आयशा जी, हम बना देते हैं सबके लिए चाय, आप आराम कर लीजिए। कुसुम की बात सुन सबके सब हैरान हो गए। अभय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अनिरुद्ध बोल पड़ा, तुम क्यों बनाओगी चाय? रसोई तो भाभी मॉम की है। भाभी मॉम किसी आउटसाइडर को अलाउ कभी नहीं करती हैं। तुम बैठ जाओ, भाभी मॉम बना लेंगी चाय। अनिरुद्ध को अपनी भाभी के लिए स्टैंड लेता देख सबके सब शांत हो गए, सिवाय सावित्री के। ये क्या तरीका है बात करने का? मेरी बेटी को बेइज्जत करने का हक किसी को नहीं है। सावित्री तमतमाते हुए खड़ी हो गई अपनी जगह से। कुसुम और गायत्री तुम लोगों के साथ बचपन से है, लेकिन ये कल की आई लड़की से तुम लोगों को इतना प्यार है कि अपनी सहेली को बेइज्जत कर रहे हो तुम, वो भी उसकी माँ और परिवार वालों के सामने। सावित्री अनिरुद्ध से बोली तो वो चुप हो गया। ऐसी बात नहीं है आंटी, आप गलत समझ रही हैं। कोई बेइज्जत नहीं कर रहा है कुसुम को, वो बस अनिरुद्ध के बोलने का तरीका थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया, वरना बात तो उसने ठीक ही बोली है। आयशा किसी को भी अलाउ नहीं करती है किचन में एंटर होने के लिए। अभय ने सावित्री को शांत करने की कोशिश करी, लेकिन वो कहाँ चुप बैठने वालों में से थी। उसने आयशा के लिए जहर जैसे शब्द उगलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, मालकिन बनी फिर रही है, मेरी बेटी की जगह लेकर बैठी है। सावित्री की बात सुन आयशा हैरान होकर अभय को घूरने लगी। वो अभय से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर तभी राजा रंजीत चिल्लाए, जिस वजह से उसकी आवाज़ हॉल में गूंजी। रतन बेटे, अपनी बहू और दोनों बेटियों को घर ले जाओ, हम और तुम्हारी माँ थोड़ी देर में आते हैं। राजा रंजीत अपने बेटे से बोले। उसके बाद रतन अपनी बीवी सावित्री और बेटियों को वहाँ से ले गया। कुछ ही देर में वहाँ से सबके सब महल वापस लौट गए। अनिरुद्ध किसी ज़रूरी काम से अनुभव के साथ ही चला गया। अब बस घर में अभय और आयशा ही थे अकेले। आयशा उसे इग्नोर करके कमरे में आ गई। अभय को आयशा की इग्नोरेंस पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे चल पड़ा। बेडरूम में आयशा अपने खाली वार्डरोब में अपने नए कपड़ों को सेट कर रही थी, तभी अभय ने उसे पीछे से हक कर लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ पार्डन मी। मुझसे नाराज़ मत हो। आइंदा मैं बस कुसुम की हालत को देखकर घबरा गया था, इसीलिए पैनिक कर गया था और सारा गुस्सा तुम पर उतार दिए, लेकिन मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा ये गलती। अभय आयशा के पीठ पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था, लेकिन आयशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम कुसुम को पसंद करते हो? आयशा ने रूखे स्वर में पूछा। अभय का कोई जवाब ना मिलने पर आयशा जवाब समझ गई और वापस से अपनी अलमारी में अपने कपड़े सेट करने लगी। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। जैसे इतने साल तुमने मेरा इंतज़ार किया, वैसे ही मैंने भी तुम्हारा इंतज़ार किया, और अब तुम ही मुझसे ऐसे ही सवाल कर रही हो। अभय आयशा को घूरते हुए उससे बोला, लेकिन वो शांत रही। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और किसी से नहीं। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो या ना हो, मैं तुम्हें अपना जवाब दे चुका हूँ। अभय ने कस के आयशा की बाजू पकड़ कर उससे कहा, और अगर मैं तुमसे प्यार ना करता होता ना, तो तुम्हें सज़ा देता अपनी ही झूठी किडनैपिंग करने के लिए, और तुम्हारे लिए अपना 50 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड भी फिरौती के नाम पर नहीं देता। अभय ये बोलते बोलते आयशा के काफ़ी करीब चला गया। तुम मुझे सज़ा दोगे? अरे तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, तुम्हें खुद को दिमाग नहीं है क्या? फिरौती के नाम पर 50 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड कौन देता है? आयशा बोली और हंसने लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड
दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।